नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन n से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला चीज, इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। जब दो बॉडी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आता है तब नॉर्मल रिएक्शन काम करता है। इट इज अ कांटेक्ट फोर्स एक्टिंग बिटवीन कांटेक्ट सरफेसेस। थर्ड, follows Newton's third law, and fourth, always perpendicular to contact surface। नॉर्मल रिएक्शन एक कांटेक्ट फोर्स है, वही काम करता है जहां बॉडीज एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आए। ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करता है, मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा, दो अलग बॉडी पे काम करेगा, अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। और हमेशा ध्यान रखना इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो जो भी आप कांटेक्ट सरफेस बनाएंगे उसके नॉर्मल। तो चलिए कुछ बेसिक फिगर देखिए आप, छोटा छोटा फिगर देखिए। मान लीजिए ये एक टेबल है और इस पे आप एक ब्लॉक को रख दिए। याद रखिए, अगर आप ब्लॉक लेते हैं तो ब्लॉक पे ये नॉर्मल ऊपर काम करेगा, और अगर आप टेबल लेते हैं तो टेबल पे यही नॉर्मल नीचे काम करेगा। क्या ये समझा? yes, sir। दूसरा फिगर, मान लो जैसे ये वॉल है, और वॉल के अगेंस्ट में आप किसी एक ब्लॉक को ऐसे रखें, तो ध्यान रखिएगा, अगर आप ब्लॉक लीजिएगा तो ब्लॉक पे नॉर्मल इधर काम करेगा, और अगर आप वॉल लीजिएगा तो वॉल पे इक्वल मैग्नीट्यूड का नॉर्मल इधर काम करेगा। ठीक है? और अच्छा फिगर, धीरे धीरे आप समझते चलिए। बस आपको अचानक से कोई बहुत बड़ा चीज हम नहीं दिखाएंगे, बस धीरे धीरे समझते चलिए। मान लो इंक्लाइन है, ये ब्लॉक रखा है, तो देख ये है कांटेक्ट सरफेस, ओके, और इसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल काम करेगा। सर अब कैसे बनाएं, समझना। अगर तुम ब्लॉक पे नॉर्मल ड्रॉ करेगा तो इधर होगा, ये ब्लॉक पे नॉर्मल, और अगर तुम इंक्लाइन पे नॉर्मल ड्रॉ करेगा तो वो इधर होगा। क्या आप समझे? न्यूटन्स का थर्ड लॉ। अब और अच्छा फिगर डायरेक्ट देखो, मान लो जैसे ये एक वुडन पीस है और ये भी एक वुडन पीस है, और इसके बीच में एक बॉल है। ये बॉल, बताओ कितना कांटेक्ट सरफेस है वुडन पीस और ब्लॉक बॉल के बीच? दो है, यहां और यहां। अब अगर कोई बॉल का डायग्राम बनाएगा, बॉल का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा, तो यहां एक नॉर्मल लग रहा है, मान ले N1, और यहां पे एक नॉर्मल लग रहा है N2। समझ में आया डायरेक्शन कैसे ड्रॉ है? yes, और अगर कोई इस वुडन स्टैंड का डायग्राम बनाएगा तो कुछ गलत बना रहे हैं, थोड़ा पिक कर लेना। यहाँ N2 काम करेगा और यहाँ N1 काम करेगा। बोलो सही है? बोलो सही है? yes, sir। नहीं सर, अगर यहाँ N1 है तो यहाँ N1 ही होगा। ओके,
और ये N2 है तो ये N2 होगा, न्यूटन थर्ड लॉ ना, इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन। अरे बोल भाई, समझा? Yes, sir. देखो अगला, मान लीजिए ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में ये एक बॉल है और यहाँ एक दूसरा बॉल है। बोलो इस बड़े बॉल में कितना कांटेक्ट सरफेस बना है? 3। और इस छोटे वाले में 2 ना? हाँ हाँ। जब हम लोग ये बड़ा वाला बॉल बनाएंगे तो एक कांटेक्ट सरफेस यहाँ, एक कांटेक्ट सरफेस यहाँ और एक कांटेक्ट सरफेस यहाँ। क्या क्लियर है? इसका नॉर्मल N1, इसका नॉर्मल N2 और इसका नॉर्मल इस डायरेक्शन में N3। दिस इज क्लियर? Yes, sir. जब हम लोग छोटा वाला बॉल बनाएंगे तो एक कांटेक्ट यहाँ और एक कांटेक्ट यहाँ, सही है ना? Yes, sir. बोलो यहाँ पे कौन सा नॉर्मल? Sir, N3. वेरी गुड, N3। और यहाँ एक नया नाम N4। इज दिस क्लियर? Yes, sir. फटाफट नोट करो, डायग्राम बनाना है ऐसे ही, अभी हम और भी दिखाएंगे। ये डायग्राम बनाना है ऐसे ही, एकदम सुंदर, कोई हड़बड़ी नहीं, सुंदर बनना चाहिए। स्टार्टिंग एकदम हाथ क्लियर होना चाहिए। अभी अब इस पे काम करते हैं। चलो अब हम कुछ और भी, अभी हम कुछ और भी इसमें डायग्राम में तुमको दिखाते हैं। तुम जरा गौर करो, ये बॉल्स मूव करेगा या रेस्ट में रहेगा? रेस्ट में रहेगा। बॉल ऊपर नीचे नहीं करेगा, लेफ्ट राइट नहीं करेगा, सही है ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ ठीक। तो हम तुमको उसमें डायग्राम के हिसाब से हम दिखाना चाहते हैं कि कैसे ये इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। सीधा है, बड़ा वाला वो जो फिगर है उसको थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं। ये फर्स्ट बॉल, तुम जरा गौर करो, यहाँ पे एक कांटेक्ट सरफेस है, एक कांटेक्ट सरफेस यहाँ है और एक कांटेक्ट सरफेस यहाँ। अच्छा, इसका अपना वेट अगर आप ड्रॉ कीजिएगा तो नीचे की तरफ बनाइएगा mg। Yes, sir. लेफ्ट हैंड साइड से है हम लोग का N1, नीचे से है N2 और यहां देखो इस डायरेक्शन में है N3। अब जरा गौर करना, इस N3 का 2 कंपोनेंट करो। मान लो ये एंगल है थीटा, तो N3 का लेफ्ट वाला कंपोनेंट हो गया है N3 का cos थीटा और नीचे वाला कंपोनेंट हो गया है N3 का sin थीटा। समझ में आया? Yes, sir. हाँ। अब देखिए ये बॉल रेस्ट में है फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ बॉल। ये बॉल का इक्विलिब्रियम अगर आप लेते हैं तो याद रखिएगा, राइट की तरफ लगने वाला फोर्स और लेफ्ट की तरफ लगने वाला फोर्स बराबर, मतलब N1 जो है वो N3 cos थीटा के बराबर है एंड ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स N2 नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स mg के बराबर है। सही है? Yes, sir. गलत है, क्या छूट गया हमसे? N3 sin थीटा, N3 sin थीटा भी तो नीचे लग रहा ना, तो नीचे देखो भाई 2 फोर्स लग रहा है, m1g लग रहा है और N3 sin थीटा, N3 sin थीटा। तो N1 इसको बैलेंस करेगा और N2 mg और N3 sin थीटा दोनों को मिला के बैलेंस करेगा। समझे क्या? Yes, sir.
किसी को कोई डाउट? अरे बोलो बोलो। क्या बता दे फिर से? पहले ये बताओ कि क्या बताना है फिर से। अच्छा, तुम अभी घर में बैठा हुआ है कि खड़ा होकर पढ़ाई कर रहा है? बैठे हुए। तो तुम्हारा जो बॉडी का वेट है mg नीचे लग रहा है, वो नीचे वाला जो टेबल है जिसपे तुम बैठा है उसके नॉर्मल से बैलेंस हो रहा है? अगर नीचे वाला फोर्स बड़ा है, मान लो तुम्हारा वेट ज्यादा होता तो तुम वो चेयर तोड़ के नीचे गिर जाता ना। तो तुम्हारा वेट अगर n से बराबर है तभी ना तुम बैठा हुआ यार। तो बस वही हो रहा, देख नीचे से n2 लग रहा है, नीचे से n2 लग रहा है और ऊपर से mg लग रहा है और n3 sin थीटा लग रहा है, तो इन दोनों को ये ना बैलेंस कर रहा है। फिर से किसी को और डाउट? अब देखो, वो छोटा वाला हम स्फीयर बना रहे हैं, यहां पे एक कॉन्टेक्ट सरफेस है और एक कॉन्टेक्ट सरफेस यहां है। याद रखना, इधर से लग रहा था n4, इसका अपना वेट mg नीचे, m2g नाम दे देते हैं इसको m1g नाम दे देते हैं, और यहां से n3 काम कर रहा था। जरा गौर करना, अच्छे से देखना, ये एंगल थीटा है, इसका मतलब ये वाला एंगल थीटा है। सबको ध्यान से बोल, समझ में आया सबको? ये वाला एंगल थीटा समझ में आया? सबको? अंजलि कुमारी, वेरी गुड। हाँ, तो इतना हल्ला कर रहे हैं तो बोलिएगा ना नहीं समझ में आया सर। देखो जी, यहां पे थीटा है तो इसको ऐसे बढ़ा दीजिए, ये वाला थीटा देख लीजिए, तो क्या हम ये वाला थीटा बना सकते हैं? तो इसके अपोजिट में ये वाला थीटा, तो n3 का राइट वाला कंपोनेंट n3 का cos थीटा होगा और ऊपर वाला कंपोनेंट n3 का sin थीटा होगा। बोलो बोलो। तो फिगर को जरा गौर करो, क्या n3 का cos थीटा n4 के बराबर है? यस सर। और m2g को बोलो कौन बैलेंस करके रखा है? n3 का sin थीटा। वेरी गुड, n3 का sin थीटा। चलिए यहाँ पे हम तो आपके सामने धीरे धीरे करके बात में आपके सामने हम 4 इक्वेशन बना दिए। 4 इक्वेशन बन गया, सही है ना? फिजिक्स का लॉज ऑफ मोशन पता है क्या है? फिजिक्स का लॉ ऑफ मोशन है, तुम्हारे 9-10 का एक क्वेश्चन बोलते हैं, सुनना ध्यान से। 2 नंबर है, सुनेगा बहुत ध्यान से, बताइएगा कैसे बनेगा। x और y करके 2 नंबर है, जब x में 2 से मल्टीप्लाई करके और y में 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो 10 होता है, और x में 3 से मल्टीप्लाई करके y में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 होता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। क्या तुमको क्वेश्चन समझ में आया? अरे क्वेश्चन छोड़, तू बनाएगा कैसे ये बता। लीनियर इक्वेशन से। वेरी गुड। तो तुम क्या करेगा, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 10 और 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 14 लिखेगा और सॉल्व करके x और y निकाल लेगा। क्या सही बोले? तुम यही काम फिजिक्स में करता है, दिमाग में बैठा लेना मेरा आज का लाइन, तुम्हारा फिजिक्स एकदम क्लियर रहेगा। फिजिक्स में तुम सिचुएशन के हिसाब से इक्वेशंस बनाता है और उन इक्वेशन को मैथमेटिकली सॉल्व करके फिजिकल क्वांटिटीज निकालता है। नॉर्मल रिएक्शन,
mg, मास निकालो, नॉर्मल निकालो, एंगल निकालो, वॉल के साथ फोर्स निकालो, जमीन के साथ फोर्स निकालो। तो ये सब जो लाइन तुम सुन रहा है ना, वो कुछ और नहीं है, वो नॉर्मल है, mg है, थीटा है, ये सब निकालने के लिए बोला जाता है। क्या तुमको मेरा ये लाइन समझ में आया, हम क्या बोलना चाहते हैं? इक्वेशंस बनाना पड़ेगा और उन इक्वेशंस को मैथमेटिकली सॉल्व करके अननोन निकालना पड़ेगा। दिस इज द फंडा ऑफ फिजिक्स। ओके, सॉल्व करो यहां तक बढ़िया से, नोट करो। सॉल्व करना नहीं है, सॉल्व करने के लिए डाटा दिया रहेगा, अभी डाटा हम नहीं दिए। जैसे मास 6 kg बता दिया, थीटा 60 डिग्री बता दिया, तो ऐसे करके सॉल्व करना पड़ता है। अभी तुम नोट करो बढ़िया से। इस पॉइंट पे टेंशन ऊपर होगा और इस पॉइंट पे टेंशन नीचे होगा। बोलेगा सर नीचे ऊपर ऐसा कैसे आप डिसाइड कर लिए? इस पॉइंट पे पढ़ो अच्छे से। टेंशन फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द स्ट्रिंग। टेंशन फोर्स हमेशा स्ट्रिंग के अलोंग में काम करता है। किधर काम करता है? अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। देख, इस पॉइंट पे अप्लाई करना है तो इससे दूर बनाना होगा। तो कोई बोलेगा सर ऊपर क्यों नीचे बना देते हैं? अरे नीचे तो ब्लॉक है ना यार। क्या बोलता है? इस पॉइंट पे बनाना है तो ऊपर हवा में थोड़ी ना जाएंगे, स्ट्रिंग के अलोंग में बनाएंगे। और एक थ्रेड है तो एक ही टेंशन होगा, टी ऊपर तो टी नीचे भी। क्या आपको वो छोटा सा डायग्राम समझ में आ रहा है? अब मान लो बताओ ये ब्लॉक अभी रेस्ट में है या नहीं? ब्लॉक ये अभी रेस्ट में है या नहीं? है ना? तो जरा देख, इस ब्लॉक पे दो फोर्स काम कर रहा है। तो अगर कोई बोला तो क्या हम यहाँ पे टेंशन इज इक्वल टू mg लिख सकते हैं? चलो ठीक, छोटा डायग्राम था। अब देखो इससे एक लेवल ऊपर। ब्लॉक का मास भी तो होगा। अरे होगा, 10 kg रहेगा तो 10 kg पुट कर लेना, 20 kg रहेगा 20 पुट कर लेना। तो फिर T equal to mg कैसे हो? महान। अच्छा, ब्लॉक के मास की वजह से ना mg है। हाँ सर, अरे ध्यान दे यार, ध्यान दे, 11 में है, ठीक है, ध्यान दे। देखो ये एक पुली है, आप लोग पुली समझते हैं? पुली, इस पुली के ऊपर से थ्रेड दोनों तरफ है। इधर एक ब्लॉक है, नाम है M1, इधर एक ब्लॉक है, नाम है M2। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, समझिएगा। M1 का नीचे की तरफ M1G और M2 का नीचे की तरफ M2G। यहां से लेके यहां तक एक ही स्ट्रिंग है और ये जो हम लोग का पुली है, पुली इज मासलेस। पुली में कोई मास नहीं है, पुली में कोई मास नहीं है। तो ध्यान रखना, इस पॉइंट पे टेंशन ऊपर, इस पॉइंट पे टेंशन नीचे, इस पॉइंट पे टेंशन नीचे और इस पॉइंट पे टेंशन ऊपर। यहां से लेके यहां तक एक ही टेंशन का वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, एक ही टेंशन का वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। क्या ये 4 टी जो लिखा हुआ है, चारों टी आपको समझ में आया? ठीक, अब जरा गौर करो, अगर हम ये वाला भी एक स्ट्रिंग मान लें तो इसमें एक अलग टेंशन होगा। ऊपर की तरफ मान लो T2, तो यहां भी T2, क्योंकि अब ये स्ट्रिंग सेम है। सही है? यस सर। डायग्राम में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं?
आगे ध्यान रखना। नेक्स्ट फिगर, ये एक थ्रेड है, क्या ये फिगर समझा? एक स्ट्रिंग 1 ये है, एक स्ट्रिंग देखो यहां से यहां आएगा, ऐसे घूम के गया, ये स्ट्रिंग 2 है, और यहाँ पे एक और स्ट्रिंग है, ये 3 है। क्या आपको 3 स्ट्रिंग समझ में आ रहा सबको? यस सर। हम तीनों स्ट्रिंग में टेंशन लिख रहे हैं, उस टेंशन को आप अच्छे से समझिएगा। इस स्ट्रिंग का टेंशन T2, यहां पे नीचे की तरफ T2, यहां नीचे की तरफ T2, यहां ऊपर की तरफ T2, यहां ऊपर की तरफ T2, और यहां नीचे की तरफ T2। एक स्ट्रिंग में एक ही टेंशन T2। यहां पे T1, यहां पे T1, यहां पे T1, यहां पे देखो T3, अगर इसका mg बनाए तो नीचे की तरफ m2g, यहां पे m1g। कहीं भी डायग्राम में किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलो। अब एक दो चीज हम यहाँ पे ऐड करें, कुछ एडिशनल चीज देखते रहना। हमेशा पुली वाले साइड पे ध्यान दीजिएगा, पुली वाला जगह पर। आप इस पुली पे गौर करो, पुली वाली, आप इस पुली पे देखो, ऊपर की तरफ T1 लग रहा है और नीचे की तरफ 3 T2 लग रहा है, देख रहा है? 3 T2 लग रहा है, समझ में आ रहा है? 3 T2। तो याद रखना कि जो T1 होगा वो 3 T2 के बराबर होगा, क्योंकि पुली तो मासलेस है ना। हमेशा पुली के दोनों तरफ का नेट फोर्स 0 होगा, ओके? ऐसा। अब आप इस पुली पे आइए, इस पुली पे नीचे T3 लग रहा है और ऊपर देख T2 लग रहा है, 2 को T2 लग रहा है, क्लियर है? तो अगर आप इस पुली पे बात कीजिएगा तो T3 इज इक्वल टू 2 T2। सही है? क्या आपको ये सारा डायग्राम समझ में आ रहा है? नोट करो भाई, सुंदर सा। T2 लिखिए, वो फिर से बता दीजिए ना। देखो यहाँ पे कुल मिला के 3 स्ट्रिंग है, ये आप समझे ना? देखिए एक स्ट्रिंग यहाँ से ऐसे घूमता हुआ गया उधर, एक यहाँ से इसको सीलिंग से जोड़ा और एक इसको ब्लॉक से जोड़ा, ओके? तो जिस स्ट्रिंग का आप बात करेंगे ना, उसमें जो भी आप टेंशन बनाइएगा वो हमेशा सेम होगा। जैसे हम लोग मान लो 1 स्ट्रिंग लेते हैं तो उसमें T1 बनाए 2 जगह, फिर जब हम लोग 2 लिए तो जहां भी हम टेंशन बनाए सबका नाम T2 लिखे, क्लियर? और फिर जब हम लोग T3 लिए तो 2 जगह जो टेंशन लिखे उसको T3 लिखे, ठीक है? अब आप पुली पे अगर कंसंट्रेट कीजिएगा तो पुली पे ऊपर वाला टेंशन और नीचे वाला टेंशन बराबर होगा। तो जब आप इस पुली को ध्यान से देखिएगा तो ऊपर वाला टेंशन T1 था और नीचे में 3 T2 था, तो T1 इक्वल्स टू 3 T2, ओके? यस सर। और यहाँ पे देखो नीचे की तरफ T3 है, ऊपर 2 T2 है, तो T3 इक्वल्स टू 2 T2। यस सर। हो गया सभी का? यस सर।
चलो एक और फोर्स आज के कोर्स में हमको सिखाना है, वो है स्प्रिंग का फोर्स। आप लोग स्प्रिंग देखे हैं? Yes. Yes, sir. अच्छा, स्प्रिंग को आप खींचते हैं तो स्प्रिंग क्या करता है? फिर से अपना पोजीशन में आ जाता तुमको अंदर खींचता है, सही है? है। Yes, sir. अच्छा, और अगर तुम स्प्रिंग को दबाता है तो स्प्रिंग क्या करता है? सर एक बाहर आ जाता। तुमको बाहर धकेलता है ताकि फिर स्प्रिंग अपना नेचुरल पोजीशन में आ जाए। सही जा रहे हैं? Yes, sir. तो अगला देखो, आज इसको हम लोग खत्म कर ले, इसको चारों को। स्प्रिंग का फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ओके। हमेशा ध्यान रखना कि स्प्रिंग का जो फोर्स है वो -x के साथ प्रोपोर्शनल होता है। आप यहाँ पे कांस्टेंट लगाते हैं k। बोले सर कुछ नहीं समझा। बिल्कुल नहीं समझेगा, अभी तो वेट कर थोड़ा। इसमें where x is displacement of free end of spring may be elongation और compression। या elongation या compression दोनों हो सकता है। और k क्या है? इट इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। इसको हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है? स्प्रिंग कांस्टेंट अगर आप इसका यूनिट देखिएगा, तो क्या हम k को F/x कहने का मतलब न्यूटन पर मीटर लिख सकते हैं? हाँ सर। अब आपको याद आ रहा है यूनिट एंड डायमेंशन में स्प्रिंग कांस्टेंट था। यस सर। तो अगर आपको कोई बोल दे कि स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन निकालो, तो फोर्स का डायमेंशन mlt-2 और नीचे x कहने का मतलब लेंथ कट गया, तो क्या हम इसको mt-2 लिख सकते हैं? बोलो बोलो। हाँ, तो यूनिट एंड डायमेंशन में बहुत सारा चीज आएगा जो हम लोग धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। अभी और अब इसको अच्छे से समझिए। अब फिगर वाइज देख, मान लो यहां से एक स्प्रिंग है जो इसका नेचुरल लेंथ ये है एक स्प्रिंग। नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग, यहां पे आप बोल सकते हैं कि उसके फ्री एंड का कोई इलॉन्गेशन नहीं है। अब देखो, अगर आप स्प्रिंग को इलॉन्गेट करते हैं x से राइट की तरफ, बताओ स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगा, राइट या लेफ्ट? लेफ्ट की तरफ। वेरी गुड, ये तुम्हारा स्प्रिंग फोर्स है लेफ्ट की तरफ। फिर देखो अगला फिगर। अगर तुम स्प्रिंग को दबा दिया x से लेफ्ट की तरफ, बता स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट या राइट? राइट की तरफ लगेगा। मतलब क्या आप इस दो फिगर में ये क्लियर है कि x का डायरेक्शन और स्प्रिंग के फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट होगा? तो याद रखना यहाँ माइनस का मतलब यही है, नेगेटिव साइन shows spring force and x must be in opposite direction. Is this clear? स्प्रिंग फोर्स और x अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्या ये क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब एक चीज सोचो, तुम एक स्प्रिंग को कम इलॉन्गेट करो, वो तुम पर एक फोर्स लगाया, और किसी स्प्रिंग को ज्यादा इलॉन्गेट करो, वो तुम पर फोर्स लगाया। किस केस में फोर्स ज्यादा होगा? किस केस में? उसको कंप्रेस करें।
जब हम लोग ज्यादा इलोंगेट करेंगे, क्या सही है? यस सर। इसलिए ध्यान रखना कि एक्स अगर बढ़ाएगा तो फोर्स बढ़ेगा, लेकिन डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होगा। क्लियर? ठीक है, तो स्प्रिंग फोर्स ऐसे चलता। आप थोड़ा सा एक एग्जांपल देखिए, आप समझिएगा। एक स्प्रिंग से एक ब्लॉक जिसका मास था 6 केजी, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट था 100 न्यूटन पर मीटर, हैंग कर दिए। तो जरा अपने से सोच के बताओ, ये स्प्रिंग इलोंगेट हुआ होगा या कंप्रेस? सर एलोंगेट। इलोंगेट हुआ है। तुमसे बोला गया फाइंड इलोंगेशन इन स्प्रिंग, स्प्रिंग का इलोंगेशन निकालो। तो क्या हम लोग एक डायग्राम बनाए? इसका नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा? इसका नीचे की तरफ mg, mg को लिखते हैं 60। और बताओ ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा? नॉर्मल। नॉर्मल हवा में लगता है कि नॉर्मल के लिए बॉडी स्प्रिंग फोर्स लगेगा विच इज kx। अब कोई हमसे लड़ाई कर सकता है कि सर आप स्प्रिंग फोर्स यहाँ माइनस kx लिखे, वहां प्लस kx लिख दिए, क्यों आप यहाँ माइनस साइन नहीं दिए? कोई क्या बताएगा तुम्हें में से माइनस क्यों नहीं दिए? वेरी गुड, ऑलरेडी हम उसका डायरेक्शन बना चुके हैं, तो जब आप डायरेक्शन बना चुके हैं तो आपको माइनस नहीं लगाना। ओके, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं? एट इक्विलिब्रियम ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक के इक्विलिब्रियम के लिए ऊपर की तरफ लगने वाला kx और नीचे की तरफ लगने वाला mg बराबर, तो x इज इक्वल टू mg बाई k, 6 इंटू जी का वैल्यू 10 और नीचे 100, तो x इज इक्वल टू 0.6 मीटर। समझा क्या? कोई दिक्कत किसी को? क्या आपको ये चारों फोर्स समझ में आए बढ़िया से? अरे सुनाई नहीं दिया, बोलो फटाफट। चलो एक डायग्राम दिखाते हैं। ये एंगल है मान लो 37 डिग्री। यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है, इस ब्लॉक का मास है 6 केजी। यहाँ पे एक पुली है, यहाँ एक ब्लॉक है, दिस ब्लॉक इज 8 केजी। ठीक है, क्या आप इमेजिन कर पा रहे हैं इसका डायग्राम? अब इस मास को m1 और इस मास को m2 लिख दिए। अब देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम, जो अभी तक आप पढ़े, हम मिला जुला के एक बार बनाते, समझते जाना बढ़िया से। m1g का दो कंपोनेंट, m1g का दो कंपोनेंट, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। इज दिस क्लियर? ये आप लास्ट में पढ़ के गए हैं, याद है आपको? ये एंगल 37, तो ये भी 37 आएगा, याद आया? तो m1g cos 37 इधर, और इधर आया m1g sin 37। ओके, बोलो बोलो, समझा ये बात? अब बोल, क्या इस डायरेक्शन में एक नॉर्मल लगेगा? बोलो, क्या यहाँ पे टेंशन लगेगा? टेंशन अगर यहाँ पे टेंशन बनाना पड़े तो इधर ड्रॉ कर देंगे T। अब एक पुली के ऊपर से पार होगा तो यहाँ पे टेंशन बनाना पड़ेगा तो T बना देंगे।
और क्या यहाँ पे टेंशन बनाना पड़ेगा तो ऊपर बनाएंगे टी, और क्या यहाँ पे mg ड्रॉ करना पड़ेगा तो नीचे ड्रॉ करेंगे m2g। क्या इस डायग्राम में कोई ऐसा फोर्स जिसको आप नहीं समझे? कोई ऐसा फोर्स जिसको आप नहीं समझे? नहीं सर। सब क्लियर है? अब थोड़ा हम डाटा निकालते हैं, हम आपको दिखाते हैं। क्या ये m2g 8 into 10 80 न्यूटन होगा? और क्या ये m1g sin 37, m1 है 6, g का वैल्यू 10 और sin 37 आपको याद होगा 3/5, 5 से ये 2, ये 36 न्यूटन। अब देख भाई, इधर 80 न्यूटन से खींच रहा और इधर 36 न्यूटन से खींच रहा, तो वो नीचे जाएगा। यस सर। तो इसका मतलब ये नीचे एक्सेलरेट होगा, यस सर। ये नीचे एक्सेलरेट होगा और ये इधर जाएगा। क्या सही बोल रहे हैं? यस सर। Yes, sir. ठीक है। हाँ, ये अभी जो आप लास्ट में बोले थे वो नहीं फिर से एक बार बोलिए ना सर। हम बोल रहे हैं क्या ना कि इधर का ये जो mg है वो 80 न्यूटन है, ओके, और इधर का जो m1g sin 37 वो 36 न्यूटन है। तो 36 से इधर खींच रहे हो, 80 से इधर खींच रहे हो, तो इधर जाएगा ना। यस सर। तो हम बोले ये नीचे जाएगा a एक्सेलरेशन से, तो ये इधर जाएगा ना। देखिए स्ट्रिंग टूटेगा तो नहीं ना, तो ये अगर नीचे जाएगा तो ये ऊपर ही जाएगा ना। यस सर। यस कोई दिक्कत? नो सर। वेरी गुड। अच्छा, अब हम एक दो चीज पूछते हैं। अगर आप इसको देखिए, हम अगले दिन इस पे बहुत बड़ा काम करने वाले हैं, तो थोड़ा सा आज मेरा समय बच गया, तो हम थोड़ा सा इस पे आपका दिमाग खुला करें। देखिए ध्यान से, इस पे पूरा ध्यान इस पे लगेगी। नीचे 80 न्यूटन है, ऊपर टी है, तो क्या हम इसके लिए एक इक्वेशन बना सकते हैं कि F net is equals to ma, न्यूटन का सेकंड लॉ। हाँ सर। तो F net क्या लिखेगा? देखिए नीचे जा रहा है, इसका मतलब है m2g में से टेंशन को माइनस करेंगे तो m2 में लिख दें इक्वेशन 1। बोलो बोलो। हाँ सर। ठीक सर। यस सर। m2g में से t माइनस किए, क्यों t माइनस किए बोलो? सर नेट फोर्स निकालने के लिए। वेरी गुड। दो वेक्टर अपोजिट में माइनस कर लेंगे। यस सर। यस सर। अब यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, इसको देखना ध्यान से, पूरा ध्यान से। बताइए ब्लॉक ऊपर नीचे कर रहा है क्या? ऐसा 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 कर रहा है क्या? नो सर। ऐसा नहीं कर रहा है ना। तो तुम एक इक्वेशन यहां से ऐसे निकालना कि n1 जो है वो m1g cos 37 है। n1 इसको बैलेंस करके रखा है, समझा क्या? हाँ सर। तो भाई देख, n1 मिल गया, m कितना है 6, g 10 cos 37 4/5, 5 से 1 घटा 2 8, 48 न्यूटन, ये नॉर्मल है। और दूसरा बता, इसमें ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है? ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है? सर ऊपर जा रहा है। ऊपर जा रहा है। तो इस बार लिखेगा टेंशन माइनस m1g sin 37 इज इक्वल्स टू ma, समझा? यस सर। ये दूसरा इक्वेशन। बोलो बोलो, समझा क्या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2? यस सर। यस सर। बस बस, यहां तक किसी को आई डाउट?